ठीक है। लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, चपटी, फ्लैट, इरेगुलर, अनियमित, सिस्टमॉइड, 5 प्रकार की। ठीक है। क्रेनियम में 8 है, 8 के नाम स्मरण होने चाहिए। ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, क्रेनियल कैविटी, स्फेनॉइड। ठीक है। स्फेनॉइड बेस ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के आधार में सबसे नीचे मूल में पाई जाती है। कान के पास टेम्पोरल, फोरहेड फ्रंटल, शीर्ष भाग क्राउन पैराइटल, बेस ऑफ स्कल खोपड़ी के पीछे की तरफ गर्दन के पास ऑक्सीपिटल, और नेजल कैविटी के पास क्रेनियल नेजल कैविटी। ये 8 स्मरण होने चाहिए। जॉइंट्स 3 प्रकार के हैं। फाइब्रस अर्थात इमूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस अर्थात स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, श्लेष्मक अर्थात साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। साइनोवियल 6 प्रकार के होते हैं। बॉल एंड सॉकेट, हिंज, कॉन्डिलॉइड, ग्लाइडिंग, सैडल और पाइवॉट। तो सिर का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ हेड और रेडियस अल्ना का मूवमेंट पाइवॉट का एग्जाम्पल है। सैडल का एग्जाम्पल अंगूठा, प्रथम मेटाकार्पल ट्रेपीजियम। ग्लाइडिंग का हाथ की कार्पल और पैर की टार्सल बोन्स है, उनके बीच में जॉइंट है जो वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। कॉन्डिलॉइड में रिस्ट कलाई का और टखने का। हिंज जॉइंट कोहनी, घुटने, फेलेंजेस इत्यादि। बॉल एंड सॉकेट शोल्डर का और हिप जॉइंट। इस प्रकार ये जॉइंट्स अपने पूरे हुए। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। पाचन तंत्र गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ग्लैंड से मिलकर बना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट 8 से 10 मीटर लंबा है। इसके भीतर मुख, माउथ, ग्रसनी फेरिंक्स, ग्रासनली इसोफेगस, आमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय रेक्टम और मलद्वार एनस इतने हैं। तो मुख है, मुख का प्रमुख काम इंजेक्शन ग्रहण करना। इसके अंतर्गत सब मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। तत्पश्चात ईगोफेगस में कोई क्रिया नहीं होती है, बस भोजन आगे जाता है आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन भी होता है। आमाशय से भोजन, स्टमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कुछ बचता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, इसमें एब्जॉर्ब ऑफ वाटर होता है बड़ी आंत में। तत्पश्चात रेक्टम और एनस में जाता है, वहां से इजेशन हो जाता है। इस प्रकार ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है। ओरल कैविटी, मुख्य गुहा, सबसे पहला भाग पाचन तंत्र का प्रथम बड़ा भाग है, जिसके अंतर्गत टंग, जीभ और दांत, पीत आते हैं। ओरल कैविटी में भोजन का चबाना, पिसना, तोड़ना और लार का मिलना इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। जीवा, जीभ, जीवा पेट से झिल्लीनुमा संरचना है, मस्कुलो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है। जीवा जिसकी सतह पर स्वाद कणिकाएं होती है, टेस्ट बड्स और प्यूपिलेई होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियों के मुख्य 3 जोड़े हैं। पहला पैराटॉइड ग्लैंड्स, दूसरा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड्स। जो पैराटॉइड ग्लैंड्स है वो कान के नीचे की ओर, कान के सामने होती है दोनों ओर। ये सेरस ग्लैंड है और टाइलिन सिक्रेट करती है। तो पैराटॉइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? टाइलिन। टाइलिन को कौन सिक्रेट करता है? तो पैराटॉइड ग्लैंड दोनों ओर होती है कानों के पास। दूसरी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये ग्लैंड्स मुख के नीचे की ओर दोनों ओर होती है और ये सेरोम्यूकस है। और ये डक्स, ये सीधी की सीधी जीवा के ऊपर ही खुलती है। ये दोनों ओर है नीचे की ओर और जीवा के ऊपर ही खुलती है। तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड, ये ग्रंथियां जीभ के नीचे की ओर रहती है और मिश्रित प्रकृति की होती है। लार, स्लाइवा,
तीनों जो हमने ग्रंथियां अभी पढ़ी, इनसे जो सीक्रेट हो रहा है टाइलिन इत्यादि, ठीक है, सेरोम्यूकस, इन सबसे मिश्रित जो सलाइवा, वो लार कहलाती है। इन तीनों से जो बी मिश्रित रस है वो लार कहलाता है। और लार की भीतर इन तीनों ग्रंथियों का क्या क्या योगदान है? तो पैराटॉइड ग्लैंड 25%, पैराटॉइड ग्लैंड का जो रस है वो 25% है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का 70% और सब लिंगुअल 5%। तो सबसे अधिक सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स का 70% रस है, 25% पैराटॉइड का है और सब लिंगुअल का 5%। इस प्रकार ये लार बनती है। लार के भीतर पानी, मिनरल साल्ट, एंजाइम्स, म्यूकस, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबिन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ सलाइवा, बोलने में सहायक है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सलाइवा और जीभ टंग दोनों के, ठीक है। तो लार बोलने में सहायक है, मुख में नमी बनाए रखती है। लार भोजन को चबाने और निगलने में सहायक होती है। लार सूक्ष्म जीवाणुओं, माइक्रोब से रक्षा करती है और मुख के लिए एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। लार भारी धातुओं, यूरिया इत्यादि कई ड्रग्स को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करती है। लार जल का संतुलन बनाए रखती है और लार रक्त के पीएच को संतुलन बनाए रखती है। इतने इसके फंक्शन है सलाइवा के। अब दांत, कुल 32 दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े। ऊपर के जबड़े को मैक्सिला कहते हैं, नीचे को मैंडिबल कहते हैं। दांतों को 4 भागों में बांटा गया है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। तो इंसाइजर लेफ्ट राइट 2-2 और ऊपर नीचे 2-2, तो 4-4 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो इंसाइजर 8, कैनाइन 1-1, लेफ्ट राइट 1-1 और ऊपर नीचे भी 1-1, तो 4 हो गए। प्री मूलर 2-2 लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे 2-2, 8 हो गए। और मूलर 3-3 लेफ्ट राइट, 3-3 ऊपर नीचे, इसलिए 12 हो गए। तो इंसाइजर 8, कैनाइन 4, प्री मूलर 8 और मूलर 12। 8 4 8 12 का अनुपात होकर कुल ये 32 दांत हैं। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मूलर, मूलर। दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं, बीच वाले को नेक कहते हैं और बॉटम वाले को रूट कहते हैं। इस प्रकार अपना दांत पूरे हुआ। अब फेरिंक्स, ग्रसनी। मुख तथा ग्रास नली के मध्य की नलिका ग्रसनली जो है, ये मुख और नेजल कैविटी के बीच के संधि है, जंक्शन है, या फिर इसको कह सकते हैं स्वर यंत्र और इसोफेगस के बीच का जॉइंट। इसके भीतर ही टॉन्सिल पाया जाता है, जो लिम्फ नोड के रूप में पाया जाता है। तो टॉन्सिल किसमें पाया जाता है? फेरिंक्स में पाया जाता है। टॉन्सिल बैक्टीरिया को नष्ट करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में सहयोग करता है। तो टॉन्सिल के लाभ है, एक तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, दूसरा इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसोफेगस 25 सेंटीमीटर खोखली नली है, जो सीधा सीधा जाके स्टोमक में खुलती है। इसकी 3 परत है, पेशीय परत, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सबसे ऊपरी परत मस्कुलर लेयर है, उसके बाद सब म्यूकोसा है और उसके बाद म्यूकोसा है। तत्पश्चात स्टोमक आमाशय, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान की आकृति वाला खोखला अंग है, जो डायफ्राम के नीचे बाएं भाग में स्थित है। और आमाशय की जो दक्षता है, क्षमता है, वो 1 से 2 लीटर तक है। इस आमाशय में, स्टोमक में सेरोसा, मस्लिस एक्स्ट्रा, सब म्यूकोसा इत्यादि रहते हैं। म्यूकोसा के अंतर्गत रुजि रहता है, जिसके भीतर बहुत बड़ी मात्रा में नलीदार ग्रंथियां हैं। तो म्यूकोसा के अंतर्गत रुजि रहता है। इस रुजि के अंतर्गत अनगिनत मात्रा में ट्यूबुलर ग्लैंड्स रहती है, जो पाचक रस स्राव करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है। तो गैस्ट्रिक जूस को आमाशय के अंदर कौन सिक्रेट करता है? तो म्यूकोसा के अंदर रहने वाला रुजि, ठीक है, RUZAE। ये रुजि ही बहुत अधिक, कहते हैं कि हजारों की मात्रा में ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। और ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स ये 3 प्रकार की है, पेप्टिक ग्लैंड्स, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स।
पेप्टिक ग्लैंड्स पेप्सिन सीक्रेट करती है, ऑक्सिनेटिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को सीक्रेट करती है, और म्यूकस ग्लैंड्स एल्कलाइन म्यूकस को सीक्रेट करती है। ये तीनों ग्रंथियों की संख्या लगभग 30 मिलियन बताते हैं। कितना? 30 मिलियन, 3 करोड़। मिलियन में 10 लाख है, तो कितनी ग्लैंड की संख्या आमाशय में 3 करोड़ बताइए, 30 मिलियन। पेप्टिक ग्लैंड्स पेप्सिन सीक्रेट करती है, ऑक्सिनेटिक ग्लैंड्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती है, और म्यूकस ग्लैंड्स म्यूकस को सीक्रेट करती है, एल्कलाइन म्यूकस को सीक्रेट करती है। ये तीनों स्मरण रखने हैं। अब गैस्ट्रिक जूस 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है। पाचक रस की पीएच गैस्ट्रिक जूस की पीएच 0.9 से 1.5 तक बहुत ही अधिक एसिडिक होती है। भूखे आमाशय में पाचक रस प्रति घंटे 10 से 60 ml तक सिक्रेट होता रहता है। वहीं भोजन के पश्चात पाचक रस सिक्रेट 500 ml सिक्रेट होता है। तो भोजन के पश्चात 500 ml, इसलिए भोजन के बाद पानी पीने से मना कर दे, क्योंकि पानी पहुंचने के बाद फिर सिक्रेट नहीं होगा। पाचक रस गैस्ट्रिक जूस 99.5% जल रहता है और 0.5% सॉलिड रहता है। वो भी दो प्रकार का है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में पेप्सिन, गैस्ट्रिक रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक में HCl और सोडियम इत्यादि पाए जाते हैं। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोज नामक अधिक घुलनशील पदार्थों में बदलता है। तीसरा लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए, तो ये तीनों ही आमाशय में रहते हैं। लाइपेज रहता है, प्रोटीन को पेप्टोज में बदलने के लिए पेप्सिन रहता है, और अम्लीय बनाने और रोग के जीवाणु करने के लिए HCl रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन B12 के संश्लेषण के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। आमाशय के भीतर स्थित ग्लाइकोप्रोटीन B12 के एब्जॉर्ब के लिए आवश्यक होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो ड्यूडेनियम में प्रवेश करता है। जो भोजन पूरा पच नहीं पाता है और स्टमक से ड्यूडेनियम में चला जाता है, वो कायम कहलाता है, और ये कायम ही सड़कर रोग उत्पन्न करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लंबी होती है। 90% न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसके 3 भाग हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। ये सीक्वेंस स्मरण रखना, वैसे प्रश्न आ चुके के ऊपर फिर भी स्मरण रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग है, 3 पार्ट है। पहला ड्यूडेनियम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, यही सीक्वेंस है, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 1 से 2 लीटर तक जूस को सिक्रेट करती है, रसों को सिक्रेट। तो 3 भाग स्मरण इसके रखने हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। अब पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस की पीएच 8 से 8.3, वो वॉल्यूम सीक्रेट 500 से 800 ml पर डे। ठीक है, 99.5% जल और सॉलिड 0.5%, इसमें भी कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में एंजाइम और एक्स्ट्रा एल्यूमिन ग्लोबुलिन, और अकार्बनिक में इनऑर्गेनिक में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि है। और इसमें ऑर्गेनिक में एंजाइम के अंतर्गत 2-3 प्रकार के एंजाइम है, न्यूक्लियोज, लाइपोलाइटिक, एमाइलाइटिक इत्यादि। पैंक्रियाटिक जूस के कार्य प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन और सिक्रेशन पर कंट्रोल। पैंक्रियाटिक जूस बाइल
और इंटेस्टाइनल जूस तीनों के तीनों आंत में मिलते हैं भोजन में और पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। बाइल पित्त ये 97% जल से मिलकर बता है, 3% सॉलिड है। बाइल लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। पीएच 8, डेली सिक्रेशन 500 से 800 ml इक्वल। ठीक है। बाइल के भीतर 97% जल, 3% सॉलिड है। सॉलिड के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के भीतर बाइल साल्ट, पित्त लवण, बाइल पिगमेंट, पित्त रंजक, कोलेस्ट्रॉल और लैक्टिनिन पाया जाता है। अकार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट इत्यादि। जब भोजन किया जाता है तो ड्यूडेनियम से सीसी के हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है। तो जब भोजन किया जाता है तो ड्यूडेनियम से सीसी के हार्मोन सिक्रेट होता है जो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्ब पावर को बढ़ाता है, जो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्ब पावर को बढ़ाता है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी, लगभग 5 फीट। ठीक है। छोटी आंत बड़ा होता है बहुत, इसलिए छोटी आंत इसके अंदर होती है, ये इसके बाहर होती है। और ये 1 लीटर तक पानी को एब्जॉर्ब करती है। इसके 4 भाग है, स्मरण रखने हैं। सेकम, कॉलन, रेक्टम और एनस। ठीक है। 4 भाग, सेकम, कॉलन, रेक्टम और एनस। अब कॉलन के स्मरण रखने, कॉलन के भी 4 है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। इसका भी प्रश्न आ चुका है, इसका सीक्वेंस का प्रश्न आया था, सीक्वेंस से बताओ असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग में से सीक्वेंस पहला कौन सा, बाद में कौन सा। तो ये हो सकता है रेक्टम से कौन सा जुड़ा हुआ, सिग्मोइड। ठीक है। और सेकम का कॉलन एसेंडिंग कॉलन, तो ये स्मरण रखना है। पैंक्रियाज स्टमक के पीछे और नीचे स्थित होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में इसकी स्वरूप होता है, इसका आकार होता है। इसका वजन 60 ग्राम है। ये दोनों 2 प्रकार के ग्लैंड्स रखता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में पैंक्रियाटिक जूस और एंडोक्राइन में इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करता है। पैंक्रियाटिक जूस 1 से 1.5 लीटर मैं पढ़ा ही चुका हूं। इसके अंदर एमाइलाइज एंजाइम, ट्राइप्सिन, लाइपेज इत्यादि इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जाती है। ठीक है। वजन 1 से 2.3 केजी और यकृत द्वारा एक दिन में 500 ml से 800 ml तक बाइल का सिक्रेशन होता है। यकृत के कार्य, लीवर के कार्य, ग्लूकोज को इंसुलिन की सहायता से ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन की सहायता से ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, बाइल का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, एमिनो एसिड वसीय एसिड से ग्लूकोज का निर्माण करता है, यूरिया का सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर के विष को बाहर फेंकता है और जीवाणुओं का भक्षण करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। फिर विटामिन ए, डी, ई का स्टोरेज करता है शरीर में, विटामिन ए, डी, ई, के का, और एनर्जी का प्रोड्यूशन करता है और कॉपर और आयरन का भी स्टोरेज करता है बॉडी में। पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है बाइल के अंदर, किसी भी प्रकार कोई नहीं पाया जाता है। और इसके भीतर कुफर सेल्स पाई जाती है जो जीवाणुओं का भक्षण करती है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। तो मूलतः पाचन तंत्र में 5 प्रकार की क्रिया है। पहला इंजेक्शन, दूसरा प्रोपल्सन, तीसरा डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन और पांचवा एलिमिनेशन। पाचन नाल में भोजन का रासायनिक पाचन एंजाइम्स के द्वारा होता है, तो केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स के द्वारा होता है।
और शरीर की सबसे बड़ी झिल्ली पेरिटोनियम है, उदरीय झिल्ली है। और आमाशय के रस को पाचक रस, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो जाता है तो वो पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस काम करता है तब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लूज हो जाता है, कम काम करता है, तो पाचन तंत्र रिड्यूस हो जाता है, उसका अच्छा नहीं रहता। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी डोमिनेट होता है तो ग्लैंड, पाचक ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो जाता है और डाइजेशन में डिले होता है। तो पाचन तंत्र के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र अपना पूर्ण हुआ। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके भीतर दो भाग है, एक हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स, हृदय। संकुचनशील कॉन्ट्रैक्ट पेशी मस्कुलर ऑर्गन है। कॉन्सेप्ट है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा, भार पुरुषों में 300 ग्राम और महिलाओं में 225 ग्राम। पता है, पुरुषों में 300 और महिलाओं में 225 ग्राम हृदय का भार। दूसरी रिब्स से लेकर फिफ्थ रिब्स केस तक हृदय स्थित होता है। तीन लेयर से मिलकर बना है। पहली लेयर पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इंटरनल लेयर है, मायोकार्डियम केवल हृदय में पाई जाने वाली मसल्स है, और तीसरी पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर है। दायां आलिन, दायां निलय, दायां दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय, बायां निलय। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में 3 लेयर वाला ट्राइस्क्यूट वाल्व होता है, जिसको त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। ट्राइस्क्यूट वाल्व, और इनके बीच में बाइस्क्यूट द्विकपर्दी, बाइस्क्यूट वाल्व। द्विकपर्दी कपाट। शरीर का सारा अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, यहां से वो किसमें जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और यहां से लंग्स होते हैं, यहां से फिर ब्लड लंग्स में जाता है। और लंग्स से ब्लड इसमें आता है,
और यहां से ब्लड इसमें आता है। तो ये पूरा ब्लड का प्रोसेस है। और यहां से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। ये जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है वेन से ले जाती है, और ये जो प्योर ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम ये सारी की सारी आर्टरीज करती है। आर्टरीज करती है, धमनियां, और ये शिराएं। तो शिराएं पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाकर कहां डालती है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीलन से पल्मोनरी वेन्स, सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में ले जाती है, और पल्मोनरी वेन्स लंग्स से कहां डालती है? लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन्स, और यहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में। तो बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स वेन्स है, शिराएं हैं। क्या है? वेन्स है, शिराएं हैं। ये शिराएं अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड ले जाती है बॉडी से हार्ट की ओर, किंतु पल्मोनरी वेन्स लंग्स से, फेफड़ों से शुद्ध रक्त ले जाती है, प्योर ब्लड ले जाती है किसकी ओर? लेफ्ट एट्रियम की ओर। तो ये अपवाद है। तो हृदय की ओर हमेशा वेन्स आती है, और हृदय से शरीर की ओर हमेशा आर्टरीज आती है। तो यहां पर वेंट्रिकल से लंग्स की ओर जा रहा है, हृदय से जा रही है लंग्स की ओर। तो ये एट्रियम है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है पल्मोनरी आर्टरीज। फुफ्फुसीय धमनी का है क्या ले जाती है? अशुद्ध रक्त, जबकि सारी धमनी, सारी आर्टरीज शुद्ध रक्त ले जाती है। और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है, जबकि सारी शिराएं, सारी वेन्स अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो इन दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइस्क्यूब्ड वाल्व रहता है, त्रिकपर्दी कपाट। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइस्क्यूब्ड या द्विकपर्दी कपाट पाया जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर ब्लड जाता है, वो इम्प्योर ब्लड होता है, वो आर्टरीज ले जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरीज कहलाती है। लंग्स से लेफ्ट एट्रियम की ओर जो ब्लड ले जाती है वो वेन्स ले जाती है, और वो पल्मोनरी वेन्स कहलाती है। तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन है भीतर, शरीर से एट्रियम में गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से पुनः एट्रियम, एट्रिकल से वेंट्रिकल। तो ये शरीर लंग्स का सबसे बड़ा भाग होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहीं से सारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हृदय का सबसे बड़ा भाग लेफ्ट वेंट्रिकल ही है। तो इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा प्योर ब्लड ही होता है। और ये ब्लड वेसल्स वही आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो सारी आर्टरीज शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और सारी वेन्स अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, किंतु पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड ले जाती है। बस इतना ध्यान रखना है। अब हृदय के संकुचन को, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को सिस्टोल कहते हैं, और वो शीतलन को, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं।
कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में संपन्न होती है। प्रत्येक कार्डियक साइकिल 0.1 सेकंड में पूरी हो जाती है, इसलिए हम प्रति मिनट हमारा हृदय 72 टाइम्स धड़कता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाईएस्ट लेवल का ब्लड प्रेशर है जो हृदय के कॉन्ट्रैक्शन से उत्पन्न होता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निम्न ब्लड प्रेशर है जो हृदय के रिलैक्सेशन के कारण उत्पन्न होता है। उस स्वस्थ व्यक्ति में 80 mmHg होता है। तो सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ठीक है, इस प्रकार ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब ब्लड, इसकी मात्रा शरीर में 4 से 6 लीटर होती है। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बॉडी वेट का 7% ब्लड शरीर में होता है। शरीर का जितना वजन है उसका 7%। बच्चों में अधिक होता है, महिलाओं में कम होता है। ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, अर्थात ब्लड एल्कलाइन होता है। ब्लड का मापन स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा होता है। ब्लड का कंपोजिशन, प्लाज्मा 55% और सेल्स 45%। प्लाज्मा के भीतर वाटर 91.5%, प्रोटीन 7% और अदर 1.5%। प्रोटीन के अंदर एल्यूमिन और क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है। अदर्स में इलेक्ट्रोलाइटिस, न्यूट्रिशंस इत्यादि होते हैं और सेल्स में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम करती है। ठीक है, सामान्य मनुष्यों में 4 से 6 मिलियन प्रति mm³ होती है। पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन mm³ होती है और महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन mm³ होती है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण इनका रंग लाल होता है। इनका जीवन काल 90 से 120 दिन होता है और इसका निर्माण हम पहले ही बोन मैरो में पढ़ चुके हैं, रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी के मैच्योरिटी के लिए, परिपक्वता के लिए B12 और फोलिक एसिड B9 की आवश्यकता होती है। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा ग्राम प्रति 100 ml पाई जाती है। हीमोग्लोबिन हिम वर्णक 5%, ग्लोबिन 95% होता है। ये ग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य से कम मात्रा हो जाने पर एनीमिया रोग कहलाता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml मिली रक्त में होना चाहिए। महिलाओं में 12 से 16 ग्राम और बच्चों में 14 से 20 ग्राम प्रति 100 ml। तो पुरुषों का 14 से 18, महिलाओं का 12 से 16 और शिशु का 14 से 20। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो पांचों नाम स्मरण रखने हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को मारती है। बेसोफिल हिस्टामिन का निर्माण करती है और टॉक्सिन के विरुद्ध लड़ती है। एसिनोफिल कंट्रोल हिस्टामिन को करती है और एलर्जी प्रोड्यूस कर, कोई भी पदार्थ बाहर का आया तो उसमें एलर्जी करके उस शरीर को बाहर निकालने का प्रयत्न करती है। लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम को तैयार करती है, एंटीजन एंटीबॉडी बनाती है और वायरस के विरुद्ध लड़ती है। कैंसर सेल्स और टॉक्सिन के विरुद्ध लड़ने का कार्य लिम्फोसाइट करती है। मोनोसाइट भी बैक्टीरिया को मारती है। इस प्रकार ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। मनुष्य में 5000 से 8000 mm³ इनकी संख्या होती है। रंगहीन होता है। आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक पाया जाता है और ये रोगों से शरीर की रक्षा करती है। डब्ल्यूबीसी की 10,000 से अधिक संख्या ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है जो कैंसर होता है और डब्ल्यूबीसी की 5000 से कम संख्या ल्यूकोपीनिया कहलाता है जो न्यूमोनिया इत्यादि रोग उत्पन्न करता है। अब थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, हिंदी में जिन्हें बिंबाणु कहते हैं।
बोन मैरो में होता है हिमेटोब्लास्ट सेल्स में। इनमें विटामिन के पाया जाता है जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का कार्य करता है। स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आरबीसी नष्ट होती है। शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं स्प्लीन को, और सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसके भीतर श्वेत और लाल पल्प पाया जाता है। इस प्रकार अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा हुआ। कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हो।